हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, बट एक्सरसाइज 1.3 में आपको कुछ डाउट्स हैं, तो पहले वो डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट सबसे पहले आपका डाउट है। 6th पार्ट में आपको बोला है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक प्लेन में, ओके और x एक ट्राइंगल है इन द सेम प्लेन। तो इस चीज को देखो, ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो सेट है उसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं। क्या है? x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल का सेट है ये। और ट्राइंगल के सेट में से क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल सकती है? तो हाँ, राइट, निकल सकती है। ये भी तो ट्राइंगल्स का ही कलेक्शन है ना। x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, वो ट्राइंगल कैसी भी हो सकती है, उन्होंने डिफाइन नहीं किया है आपको कि वो कैसी ट्राइंगल है। तो वे सारी की सारी ट्राइंगल्स में से इक्विलेटरल ट्राइंगल तो निकल ही सकती है, तो इसीलिए बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इस पूरे के पूरे सेट का सबसेट है। ठीक है, फिर से समझा रही हूं, ये जो ट्राइंगल इन द सेम प्लेन है, एक सेट है जिसमें ट्राइंगल ही है, ये कलेक्शन है ट्राइंगल की। ठीक है, अब ये ट्राइंगल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कलेक्शन है, क्योंकि वो ट्राइंगल किसी भी तरीके की हो सकती है। उस ट्राइंगल में से अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालनी हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड सबसेट यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका डाउट था स्टूडेंट्स, वो है सेकेंड क्वेश्चन, 5th पार्ट। आपको बोला है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, अब सबसेट एंड बिलोंग्स टू में डिफरेंस ही यही होता है। जब आपको सबसेट की बात की है तो हम ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, हम एक सेट लिखते हैं कि इस सेट में से ये सेट निकल सकता है कि नहीं। बट जब हम बिलोंग्स टू लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर यहाँ पे सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो इसमें एलिमेंट ए क्या इसको बिलोंग करता है? तो यस, वो बिलोंग करता है। बट इन्होंने सिर्फ एलिमेंट ए नहीं लिखा, इन्होंने उसको सेट की फॉर्म में लिख दिया कि क्या ये सेट इसको बिलोंग करता है। तो दिस इज फॉल्स। इसको आपको और इलैबोरेट करके समझाती हूँ। अगर आपको ऐसे लिखा जाए कि ये ए बी सी एक सेट है, इसमें से एलिमेंट क्या ए बिलोंग करता है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो वो सही होगा। बिलोंग्स में हम एलिमेंट देखते हैं, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ होता तो वो सही था। बट उन्होंने इसके साथ ये कर्ली ब्रेसेस लगा के सेट बना दिया, सेट इसमें नहीं है। दूसरा कंडीशन देखो, अगर ऐसे होता ये ए बी सी, अब अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि ये इसको बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स? नाउ इट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक ए सेट है जो हमने बाहर निकाला, वो इसको बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट की तरह है, ये पूरा का पूरा जो बाहर हमने निकाल दिया, क्योंकि ये अंदर भी कर्ली ब्रेसेस में है, तो ये एक एलिमेंट बन चुका है। अब ये एलिमेंट बाहर निकाल के तो यस इसको बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट सिर्फ ए है, साथ में कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो बिलोंग्स टू में हम सिर्फ एलिमेंट चेक करते हैं। तो अगर बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखा हुआ होता तो ये ट्रू होता कि ये ए इसको बिलोंग कर रहा है। बट साथ में कर्ली ब्रेसेस लिख दी तो वो बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के साथ वो एक सेट बन जाता है। ठीक है, जैसे इस सेट में ये एक छोटा सा सेट है जो हम एलिमेंट की तरह काउंट कर रहे हैं, इसी को बाहर निकाल दिया तो ये बिलोंग कर रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ ए है, उसको बाहर निकालेंगे तो वो बिलोंग करेगा, इसके साथ कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो वो सेट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि बिलोंग्स टू एंड सबसेट में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। 3,4 सबसेट ऑफ ए। अब देखो, मैंने वही बताया, सबसेट मतलब एक सेट बनना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ए जो मैट्रिक्स है, ए जो सेट है, उसमें ये एक जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1,2, देन 3,4 एक ही एलिमेंट है, फिर 5, ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। उसमें पूछा कि 3,4 क्या सबसेट है, तो मैंने आपको बताया था 3,4 ये अभी कर्ली ब्रेसेस में है, बट ये सेट के अंदर है, तो ये एक एलिमेंट की तरह हम काउंट करेंगे। बट यहाँ पे सबसेट बोला हुआ है, तो इसके बाहर भी एक और कर्ली ब्रेस होनी चाहिए थी, तब ये इसका सबसेट बन जाता।
ठीक है। बट अभी बाहर भी करली ब्रेस नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है, इसीलिए हमने इसको फॉल्स लिखा हुआ है। अगर देखो यहाँ पे 3,4 के यहाँ करली ब्रेसेस ना होती, सिर्फ 3,4 लिखा हुआ होता यहाँ पे, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो ट्रू हो जाता कि 3,4 और इसकी बाहर वाली करली ब्रेसेस, येस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। बट अभी 3,4 अंदर भी करली ब्रेसेस दी हुई हैं, तो उसको सेट बनाने के लिए ये वाली करली ब्रेसेस भी बाहर लगानी पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब ये वाला पार्ट ट्रू है, क्योंकि अगर आप इन सेट में देखेंगे तो एलिमेंट अगर देखें 3,4, तो 3,4 एक इकट्ठा एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर ब्रेसेस लगी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो अगर हम बोलें तो यस नाउ इट बिलोंग्स टू ए, बट इसको सबसेट नहीं कह सकते। सबसेट कहने के लिए हमें एक और करली ब्रेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगला देखो 3,4 है, इसमें डबल करली ब्रेस लगी है, अब कह सकते हैं कि ये सबसेट है, क्योंकि 3,4 सेट तो ऐसे ही था, उसको सबसेट बनाने के लिए एक सेट की करली ब्रेस लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए डबल लगाया है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए। अगला देखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो इस पूरे सेट में 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो यस एलिमेंट के लिए हम ब्रेसेस नहीं यूज करते, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एलिमेंट के लिए तो ब्रेसेस यूज की हैं, तो यहाँ पे इसलिए यूज किए हैं बिकॉज सेट के अंदर ही उस एलिमेंट को लिखा ही ब्रेसेस के साथ है, समझ रहे हो। ये जो बाहर वाला सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ब्रेसेस के साथ ही दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। बट 1 अगर देखे तो वो ब्रेसेस के साथ नहीं है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए। देन फिफ्थ पार्ट आप देखो, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट है तो साथ में करली ब्रेसेस तो लगनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना करली ब्रेसेस के सेट नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के साथ अगर करली ब्रेसेस लगी होती तो वो सबसेट बन जाता, बट अभी सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 इज एन एलिमेंट एंड इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स हो गया। अगला 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो इस सेट के अगर एलिमेंट्स मुझे देखने हो, 1, 2, ये 3,4 इकट्ठा एक एलिमेंट है, ये 5 है। उन्होंने पूछा कि 1, 2, 5 सबसेट बन सकता है ए का, तो जब मैं इसके सबसेट्स बनाऊंगी तो उसमें 1, 2, 5 का भी एक सबसेट का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो 1, 2, 5 और साथ में ब्रेसेस, तो यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। अगला 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि बिलोंग्स में हम सिर्फ एलिमेंट यूज करते हैं, हम सब ये सेट वाली करली ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं, इसीलिए अगर सिर्फ लिखा होता 1, 2, 5 तो वो ए को बिलोंग करता, बट उन्होंने सेट के साथ बता दिया। जब सेट के साथ बताते हैं, सेट मतलब करली ब्रेसेस के साथ बताते हैं, तो वो सबसेट बन जाता है। तो बिलोंग्स टू का साइन नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, अगर यहाँ पे सबसेट का साइन लिखा हुआ था तो ये ट्रू हो जाता, बट बिलोंग्स टू का साइन है तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे सबसेट है, आप बोलोगे कि करली ब्रेसेस लग गई, सेट भी बन गया, फिर भी ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि आप देखो 1, 2, 3 बोला है, 1, 2, 3 को हम एक साथ में सबसेट नहीं बना सकते, क्योंकि 3 और 4 तो इकट्ठा एलिमेंट है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। उन्होंने बोला सिर्फ इसका सेट बना दो, नहीं 1, 2, 3, 4 सेट बन सकता था, 3, 4, 5 सेट बन सकता था, बट 1, 2, 3 सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हम 3 और 4 को अलग नहीं कर सकते, ये एक एलिमेंट की तरह दे रखे, ठीक है। तो इट इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि वो एक एलिमेंट बन ही नहीं सकते। 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 5 जो है, 5 एक एलिमेंट की तरह दे रखा है, और बिलोंग्स में हम एलिमेंट ही लिखते हैं, करेक्ट है। बट कभी भी जब हमें 5 डिनोट करना होता है तो हम वो सबसेट की फॉर्म में डिनोट करते हैं, कि हर एक सेट में जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो उसमें 5 एक सबसेट निकलता है। तो 5 के साथ अगर हमने ऐसे करली ब्रेसेस यूज की होती तो वो सही होता, बट 5 यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। नेक्स्ट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 9th पार्ट एंड 10th पार्ट में डिफरेंस क्या है कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, यहाँ पे 5 सबसेट है ए का। देखो 5 कभी भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होने ही होने वाला है कि 5 बिलोंग नहीं करेगा। बट जहां पे बात आई 5 सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट 5 होता है, तो इसको हम सबसेट मानेंगे। अब अगर इसी चीज का रिलेशन
लास्ट वाले पार्ट से देखें तो यहाँ पे फाई सबसेट ऑफ ए दे रखा है, बट साथ में करली ब्रेसेस भी दे रखी हैं, और ये चीज फॉल्स है। देखो जब फाई के साथ, फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, सिर्फ ये खाली सेट है। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये दोनों चीजें सबसेट हैं ए की। बट अगर मैं फाई के साथ करली ब्रेसेस लगा दूंगी तो ये पावर सेट बन जाता है, एंड पावर सेट कभी भी एक सेट का सबसेट नहीं होता। ठीक है, ये आपने फाई के साथ केस में ध्यान रखना है, बाकियों के साथ नहीं, फाई के साथ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो 9th 10th एंड पार्ट 11th पार्ट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फाई बिलोंग्स टू ए, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ए का एक एलिमेंट फाई नहीं है। फाई तो हम खाली सेट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, एलिमेंट को डिनोट करने के लिए नहीं। और बिलोंग्स टू में हम एलिमेंट डिनोट करते हैं, तो फाई बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है कि ए में फाई एक सेट होता है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चाहे हम उसको फाई लिख दें, चाहे हम उसको खाली ब्रेसेस लिख दें, ऐसे खाली ब्रेसेस लिख दें, चाहे फाई लिख दें, ये दोनों सबसेट ऑफ ए हैं, ट्रू है। बट अगर लास्ट पार्ट की बात करूं तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए विद करली ब्रेसेस, तो ये करली ब्रेसेस के साथ नहीं आएगा, बिकॉज जब फाई के साथ करली ब्रेसेस लग जाती हैं तो वो पावर सेट होता है। पावर सेट की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी। पावर सेट डज नॉट पावर सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी इसको करेंगे एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस अपने आप कीजिए। मेन आपने क्या याद रखना है कि सबसेट में हम क्या देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन होनी चाहिए, सेट की फॉर्म में होना चाहिए। बट जब हम बिलोंग्स टू लिखते हैं तो हम एलिमेंट की बात करते हैं, सबसेट में हम सेट्स की बात करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 एंड 4 इकट्ठा दे रखा है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। 3 एंड 4 एक ही एलिमेंट काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसको भी हमने ब्रेसेस के साथ लिख दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई हो। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी वेन डायग्राम्स पे बेस्ड है। तो वेन डायग्राम्स बेसिकली होते क्या हैं? रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, दीज आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। इट वॉज गिवन बाय जॉन वेन, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे। उन्होंने सेट्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए कुछ डायग्राम्स बना दिए। उन डायग्राम्स का नाम है वेन डायग्राम्स, और वेन इसीलिए है क्योंकि जो इंग्लिश लॉजिशियन जिन्होंने इन्वेंट किए थे वो, उनका नाम जॉन वेन था, तो उन्हीं के नाम से ये वेन डायग्राम्स बोले जाते हैं। तो अभी हम सेट्स में रिलेशनशिप देखेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब एक चीज और सीखनी है, जब भी हमने वेन डायग्राम्स बनाने हैं तो किस शेप के बनाने हैं वो आपको ध्यान रखना है। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और जितने भी सबसेट होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम्स बनाएंगे। अब जब भी वेन डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे हम मैथ स्टार्ट करते हैं, तो जब हमने कुछ भी करना होता है नंबर्स के साथ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम करते हैं ना, ये सारी चीजें क्या है? ऑपरेशंस होते हैं जो नंबर्स पे लगते हैं। ऐसे ही सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनका नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन। तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि होती क्या है। यही यूनियन, इंटरसेक्शन हम सेट्स में थ्रू वेन डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो अभी ऑपरेशन ऑफ सेट सबसे पहले करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, the union of A and B will be all the elements of A and all the elements of B and common elements being taken only once. तो अगर हम दो सेट की बात कर रहे हैं A और B, और A और B की यूनियन की बात कर रहे हैं, तो A एंड B की यूनियन का मतलब क्या है कि A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे और B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, दोनों को मिला दो, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार आप लिखोगे। ठीक है, The symbol U is used to denote the union. ये जो U लिखा है, ये U सिंबल का मतलब क्या होता है? यूनियन। जैसे हम A एंड B सेट की यूनियन लिखते हैं तो हम लिखते हैं A U B, मीन्स A यूनियन B। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? A यूनियन B। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर आपको वेन डायग्राम की फॉर्म में समझना है तो वेन डायग्राम देखो, आपने एक रेक्टेंगल बनाना है। ये रेक्टेंगल, इसका मैंने U इधर लिखा है, दिस U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट।
ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। हर एक सबसेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें सारे के सारी चीजें आ सकती है। तो पहले हमने रेक्टेंगल बनाना है, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बीच में मैंने 2 सर्कल्स बना दिए। अब ये सर्कल्स क्या है, एक ए सेट का सर्कल है, एक बी सेट का सर्कल है। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूं ए यूनियन बी की, तो उसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा शेडेड पोर्शन सब है ना, मतलब ए के भी सारे के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स, और इन दोनों का जो ये कॉमन पोर्शन है, जो इनके कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, उनको सिर्फ एक बार में हमने लिखना है और रिपीट नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अभी अगर आपको 80% भी समझ में आ रहा है तो वो बहुत है, बिकॉज जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस पे ये यूनियन इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए के भी सारे के सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स को हम जब जोड़ देते हैं और उनमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको हमने सिर्फ एक बार लिखना है, तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, तो वो आपने याद रखनी है, बिकॉज आपको क्वेश्चंस में वो यूज में आएगी। पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। हम छोटे होते से ये करते आ रहे हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, कभी प्लस माइनस की फॉर्म में, बट अभी हम सेट्स में देखते हैं तो यूनियन की फॉर्म में देखते हैं। तो कहीं पे अगर आपको ए यूनियन बी लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि बी यूनियन ए भी एक ही बात होती है। मतलब चाहे मैं ए को बी से कंबाइन करूं या बी को ए से कंबाइन करूं, बात एक ही है। अगला एसोसिएटिव लॉ होता है कि ए यूनियन बी सेट को अगर मैं सी के साथ यूनियन करूं या फिर बी यूनियन सी सेट को मैं ए के साथ यूनियन करूं तो दोनों बराबर है। ठीक है, ए यूनियन फाई, मतलब ए सेट को अगर मैं फाई खाली सेट के साथ कंबाइन कर दूं, यूनियन इज कॉम्बिनेशन राइट, तो इसका मतलब ए सेट ही होता है। ठीक है, ए यूनियन ए, अगर ए सेट को मैं ए सेट के साथ ही कंबाइन कर दूं तो ए सेट ही बनता है। यूनिवर्सल यूनियन ए, मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट को ए सेट के साथ यूनियन कर दूं तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर फाई के साथ कंबाइन करते हैं तो हम इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम ए सेट को ए सेट के साथ ही यूनियन करते हैं तो उसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट को ए सेट के साथ यूनियन करते हैं तो उसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो धीरे धीरे आपको लर्न होती रहेंगी। एक तरीके से फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न रखने हैं, ये क्वेश्चंस में आपको यूज में आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होती है, इफ ए एंड बी आर सेट द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ विल कम इन एन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर ए एंड बी दो सेट हैं, यूनियन में क्या होता था, दोनों को कंबाइन कर दो तो यूनियन बन जाती थी और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार में लिख लो। यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन में कि वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। जैसे वेन डायग्राम से समझते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है जो कि आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए एंड बी के 2 सर्कल्स बना लिए हमने, और इसमें जो ये कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन ही सिर्फ आएगा, यही है आपकी इंटरसेक्शन। मतलब वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए एंड बी के कॉमन है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और जो इंटरसेक्शन है उसका सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। और इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, विच बिलोंग्स टू ए एंड विच बिलोंग्स टू बी, मतलब सिर्फ कॉमन ही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के हैं। जैसे यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऐसे इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी आपने याद कर लेनी है अच्छे से कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के सेट को सी के साथ इंटरसेक्ट करूं या बी इंटरसेक्शन सी के सेट को ए के साथ इंटरसेक्ट करूं तो वो बराबर होते हैं। अगर मैं फाई को ए के साथ इंटरसेक्ट करूं तो आंसर फाई ही आएगा। यूनिवर्सल को ए के साथ इंटरसेक्ट करूं तो याद रखना है ए आता है, ये उल्टा है। अगर हम यूनिवर्सल को यूनियन करते थे ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आता था, बट यूनिवर्सल सेट को जब ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो ए सेट बनता है, ये डिफरेंस है। ए इंटरसेक्शन ए सेट ही होता है। अब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ये यहाँ पे यूनियन है, बी यूनियन सी को इंटरसेक्ट करते हैं ए के साथ तो वो क्या बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये ऑपरेशंस हैं, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, ठीक है। अगला देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको सेट्स में बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज दस इज द ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। अगर आपने कहीं देखो कि ए माइनस बी लिखा हुआ है तो वो क्या कहना चाहते हैं कि ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो, इट मीन्स ए माइनस बी। ए के एलिमेंट्स तो होंगे बट बी के नहीं होंगे। ऐसी अगर मैं लिख दूं बी माइनस ए तो मतलब बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो, तो बी के एलिमेंट्स तो होंगे बट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब इन्हीं ऑपरेशंस को हम एक्सरसाइज 1.4 से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या यूनियन, क्या इंटरसेक्शन, क्या डिफरेंस ऑफ सेट। तो 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको इन सेट्स की यूनियन निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, x एक एलिमेंट है, x एक सेट है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, y एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अब हमने यूनियन निकालनी है, यानी कि x यूनियन y हमने निकालनी है, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट और इस सेट के भी सारे एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें बस एक ही बार लिखना है। तो इस सेट के एलिमेंट 1 3 5 है और इसमें 1 2 3, यानी कि इनको दोनों को कंबाइन कर दें तो 1 2 3 5 यही एलिमेंट्स हैं। और अगर 3 दो बार आ रहा है तो उसे हमें एक ही बार लिखना है, दिस इज x यूनियन y, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, a एंड b की यूनियन लिखते हैं। तो इसमें a e i o u है, इसमें a b c है। सबसे पहले तो a एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी लिख देते a e i o u एंड b c, तो इनको लिख देंगे तो ये यूनियन बन जाएगा a यूनियन b, ठीक है। अगला थर्ड पार्ट देखिए, अब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो आपको इसको अच्छे से लिखना होगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है, अगर ए सेट की बात करें तो उसमें 3 के मल्टीपल्स आएंगे और वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर बी सेट की बात करूं तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो वो लेस देन 6 उसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना है, पहले तो इसके एलिमेंट्स लिख लेती हूँ क्योंकि ये ज्यादा डिफाइंड है कि लेस देन 6 दे रखा है। लेस देन 6 जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2, अब आप बोलोगे 3 4 5, 3 भी तो होना चाहिए था। अब 3 देखो ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 मेरे को एक ही बार में लिखना है। तो पहले मैं इसका लिख लेती हूँ, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 4 5, 6 से छोटा लिखना है ना, 6 तक तो हमने जाना नहीं है। 3 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम और यूज कर देते हैं कि एक तो ये वाले एलिमेंट्स होंगे जो इस सेट में आ रहे हैं और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर ही बोला है और मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, तो वो दोनों चीज इसमें आ गई कि 1 2 4 5 लेस देन 6 भी आ गए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गए हमारे पास। अगला, x इज अ नेचुरल नंबर और वो 1 से लेके 6 तक जा रहा है। दूसरे में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से लेके 10 तक जा रहा है। अगर मुझे यूनियन लेना है मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है, दोनों को कंबाइन करना है 1 से लेके 6 देन 6 से लेके 10, तो एक बात हो गई ना कि 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 से लेके 10 तक जा रहा है। दोनों के साथ इक्वल टू साइन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ भी नहीं लगा, यहाँ पे 10 के साथ भी नहीं लगा, तो दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, ए सेट है बी सेट है, दोनों को कंबाइन करना है। तो देखो जब कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो आपको 5 सेट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 5 एक एम्प्टी ही सेट है। दोनों को कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स को तो 1 2 3 आपके एलिमेंट बन जाते हैं, 5 सेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, b इज इक्वल टू ए बी सी। ये आपको 2 सेट दे रखे हैं। सबसे पहले तो पूछा है कि इज ए अ सबसेट ऑफ b, तो देखो ए बी का सबसेट है क्या, यहाँ पे ए बी सी में ए बी एलिमेंट है जो कि ए में भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बी में से अगर मुझे ये सबसेट बनाना हो तो ये सबसेट बन सकता है ना, सबसेट की बात यूज की है। तो ए बी इसमें आ रहा है, ये वाले एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और साथ में ये ए बी के साथ ये भी लगा हुआ है, तो ये इसका सबसेट बन सकता है। सेट की बात की है, करली ब्रेसेस भी लगे हुए हैं, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
व्हाट इज ए यूनियन बी? ए और बी को कंबाइन करके क्या आएगा? कॉम्बिनेशन में जो रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लिखना है, तो ए बी रिपीट हो रहा है तो ए बी एक ही बार लिखो, साथ में सी आ रहा है तो दिस इज ए यूनियन बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए एंड बी दो सेट हैं, ए बी का सबसेट है, तो आपको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये एक है, उसके अंदर ये आ रहा है। अब ये बड़े वाला सर्कल जो है वो बी सेट है, छोटे वाला जो है वो ए सेट है। बोला है कि ए जो है वो ऑलरेडी बी का सबसेट है, तो अगर मैं ए एंड बी को कंबाइन कर दूंगी तो वो क्या बनेगा? तो ए एंड बी को कंबाइन कर दूंगी तो वो बी सेट ही बनेगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट आ रहे होंगे वो बी में भी आ ही रहे हैं और वो एक ही बार लिखने हैं, तो ए यूनियन बी करूंगी तो वो बी सेट ही बन जाएगा, क्योंकि ए इसमें क्या दिया हुआ है कि बी के अंदर है, बी का सबसेट है। तो दोनों को कंबाइन करूंगी तो बेसिकली बी सेट ही बनने वाला है, क्योंकि ए के जो पार्ट्स हैं वो तो कॉमन है, वो बी में आ ही जाएंगे, तो इसीलिए पूरा का पूरा बी सेट बनने वाला है। इसीलिए आपको यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्बिनेशन जो पूछा हुआ है उसका आंसर क्या होगा? बी सेट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, चार के चार सेट्स आपको दे दिए और यहाँ पे ये पार्ट्स आपको फाइंड करने के लिए बोल दिए। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको चारों के चारों सेट्स दे रखे हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ए और बी की यूनियन देनी है, तो ए और बी को यूनियन मतलब कंबाइन करना है, तो ए के सारी एलिमेंट्स बी के सारी एलिमेंट्स लिख दो और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिख दो। तो ए के सारी एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद 3 4 तो रिपीट हो रहा है, लिख चुके हैं, तो 5 6 लिख दो, तो ए यूनियन बी बन गया। ऐसे ही ए यूनियन सी, ए और सी के सेट्स को कंबाइन कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे कंबाइन करके लिख दे, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा था। बी यूनियन सी, तो बी और सी को कंबाइन करके लिख दो, यहाँ पे क्या है 3 4 5 6, 5 6 7 8, तो 5 6 रिपीट हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, तो वो सारे लिख देंगे क्योंकि 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे। ऐसे ही बी यूनियन डी आपको बोला हुआ है, तो बी यूनियन डी को कर देते हैं, दोनों को कंबाइन 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी, अब देखो ए बी और सी, अब तीन सेट्स को कंबाइन करने के लिए बोला है, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं 1 2 3 4, फिर क्या होगा 5 6, बिकॉज 3 4 तो रिपीट हो गया, फिर उसके बाद 7 8, क्योंकि 5 6 रिपीट हो गया, तो यानी कि 1 से लेके 8 तक आपके पास रिपीट वालों को बस एक ही बार लिखना है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी, अब ए बी डी को कंबाइन करना है, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, फिर से 3 4 तो नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10, तो लिख दिया हमने। बी सी डी, तीनों की यूनियन बी सी डी, तो 3 4 5 6, फिर 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8, फिर 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 10, तो सबको कंबाइन करके हमने लिख दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन करना है, बट जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5th क्वेश्चन में बोला फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। आपको यही जो निकाला है ना, इसका सबका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये जो 4th पार्ट है इसको एक ऐसे इंटरसेक्शन, जैसे ए यूनियन बी बोला है तो आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए यूनियन सी बोला है तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी यूनियन सी बोला है तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। एक चीज बता देती हूँ निकाल के इंटरसेक्शन में, देखो ए एंड बी है, अगर आपको यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन बोला होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 3 4 3 4 जो दोनों में आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कौन से एलिमेंट होते, सिर्फ 3 एंड 4 होते। इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, अगर कोई ऐसा होता है कि कॉमन आ ही नहीं रहा, ठीक है, जैसे 3 सेट में भी बोला है तो तीनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको 5 लिख सकते हैं, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ए बी सी डी 4 सेट्स दे रखे हैं और आपको ये चीजें निकालनी है। ठीक है, सारे पार्ट्स मैं नहीं करूंगी बिकॉज आप करेंगे तो ज्यादा बेटर है, मैं बीच में से 1-2 पार्ट आपको समझा देती हूँ। जैसे 4 सेट बोले, आपको बोला है पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालो,
तो अगर मुझे ए बी की इंटरसेक्शन निकालने हैं, यानी कि दोनों में से कॉमन पोर्शन निकालना है, कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? 7 दोनों में आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है, 11 दोनों में आ रहा है, तो 7 9 11 इंटरसेक्शन हो गया। 3 वाला देख लेते हैं, ए सी डी तीनों की इंटरसेक्शन देखनी है, तो कौन सा तीनों में कॉमन आ रहा है? देखो इसमें 3 5 7 9 11 आ रहा है, इसमें 11 13 15 आ रहा है। तो इन दोनों में देखें ए सी में तो 11 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। फिर डी के साथ भी तो देखना था 15 17, बट 15 17 में तो 11 आ ही नहीं रहा। तो 2 में 11 आ रहा है बट तीसरे में नहीं आ रहा। बट आपको तो यहाँ पे तीनों का पूछा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो हम ऐसे 5 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो आपकी ब्रैकेट है ना, पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहले आप बी यूनियन सी निकालोगे। ठीक है, बी यूनियन सी मतलब बी और सी को कंबाइन कर दो। ठीक है, तो ये रहा बी सी। आप कॉम्बिनेशन लिख दो 7 9 11 13, उसके बाद 11 13 तो लिखेंगे नहीं, रिपीट हो गए 15, यानी कि आप यहाँ पे बी यूनियन सी लिख दो 7 9 11 13 15, ये लिख दिया सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन किसके साथ है? ए सेट के साथ। ए क्या है? 3 5 7 9 11, तो ये लिख दिया 3 5 7 9 11, इसको इंटरसेक्ट इससे करेंगे। ठीक है, अब दोनों में से देख लो कौन सा कॉमन एलिमेंट है। 7 9 11 इधर आ रहा है, 7 9 11 इधर आ रहा है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसका सेट लिख लो, फिर इंटरसेक्शन, फिर पहले वाला लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो आप सारे के सारे पार्ट्स कर सकते हो। 7th क्वेश्चन देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर। इसमें ना जो चारों के चारों सेट्स दे रखे हैं वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको इनके मतलब समझने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले क्या बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है, पहला सेट। तो नेचुरल नंबर तो सारे ही होते हैं 1 के बाद। फिर x इज एन इवन नंबर, मतलब सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 सिर्फ वही आ सकते हैं। फिर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वो c है। ठीक है, यानी कि 1 3 5 यही आ सकते हैं। देन x इज अ प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 सिर्फ प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। अब आपको पूछा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी की इंटरसेक्शन निकालो। तो देखो ए एंड बी की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन बताओ। तो x नेचुरल नंबर है और x इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब दोनों के कॉमन पोर्शन में क्या आएगा? अब इसको वेन डायग्राम से समझ लो। आप कह सकते हो कि जो ए सेट है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स का है, जो ए सेट है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि पूरा नेचुरल नंबर्स का ए सेट है। हर इस नेचुरल नंबर में इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे। हमें जो बी सेट बोला है वो इवन नेचुरल नंबर्स का बोला है। ठीक है, तो मतलब इवन नेचुरल नंबर इसमें आ रहे होंगे। इस पूरे के पूरे नेचुरल नंबर में एक बी सेट होगा जो इवन नेचुरल नंबर आ रहा होगा। अब पूछा कि ए एंड बी की इंटरसेक्शन बताओ, कॉमन पोर्शन बताओ, तो कॉमन तो यही आ रहा होगा ना। ये वाला पोर्शन क्या है? बी, जो ए में भी आ रहा है और बी में तो है ही है, तो ये कॉमन पोर्शन इज बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। अब ऑड ए क्या है? नेचुरल नंबर है, और सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसे हमने नेचुरल नंबर में से इवन निकाला, नेचुरल नंबर में से ऑड भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा? सी वाला सेट ही आएगा ना, ए इंटरसेक्शन सी का सी होगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन डी, डी क्या है? प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर तो निकल ही सकते हैं, तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा ना, बिकॉज नेचुरल नंबर में तो हर तरीके के नंबर आते हैं। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा? ये डी वाला सेट। तो ए इंटरसेक्शन डी इज डी। बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में जो इंटरसेक्शन है, देखो बी सेट है इवन नेचुरल नंबर का, सी सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 5। बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में क्या कॉमन है? अब बी देखो इवन नेचुरल नंबर है, डी क्या है? प्राइम नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, प्राइम नंबर भी स्टार्ट होते हैं 2 से, बट 2 के बाद जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो इवन नहीं है, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि इवन और प्राइम में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 2। सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी में देखो, सी क्या है आपके पास? ऑड नेचुरल नंबर्स का है, और डी क्या है? प्राइम नंबर्स का है। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आएगा? यहाँ पे प्राइम नंबर्स में ऑड नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन डी में ऑड प्राइम नंबर्स कॉमन आएंगे। ठीक है,
स्टूडेंट्स आज के लिए आपका इतना ही है। आप इतना ही क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर आप कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए तो आपको ऑपरेशंस थोड़े समझ में आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन खुद कीजिए और कुछ भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।